किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो कृषि दर्शन के अंक में हम आपके लिए बहुत सारी विविध जानकारियां लेकर आते हैं और इसीलिए अभी जो हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं मटर के बारे में। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि मटर में किस प्रकार से कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं और इसके बारे में हमें बताने वाले हैं डॉक्टर भरतलाल जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं सीहोर से। तो आइए जानते हैं हम विषय के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर भरतलाल कृषि महाविद्यालय आर्य के सीहोर से हूँ। किसान भाइयों, मैं आज आपको रबी दलहन के बारे में, रबी दलहन के कीट नियंत्रण के बारे में बताना चाहता हूँ। रबी दलहन में मुख्यतः मैं आपको मटर के कीट नियंत्रण के बारे में बताना चाहता हूँ। मटर में दो प्रकार के कीटों का अटैक होता है, जिसमें मुख्यतः एक जो रस चूसने वाले होते हैं। रस चूसने वाले कीटों में माहू, काली माहू आती है, दूसरा होता है थ्रिप्स। ऐसे ही मटर की पोड भेदक में मटर का जो रहता है फली भेदक, दूसरा रहता है लीफ सुरंग। लीफ सुरंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसका जो पहचान है, इसकी इल्ली भाई सफ़ेद एवं येलो कलर की होती है। जैसे जैसे ये थोड़ी बड़ी होती जाती है इसकी साइज, तो ये लास्ट में पीले पिंक रंग की हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो इल्ली अवस्था होती है वो हानिकारक होती है। इल्ली अवस्था जो इस सबसे छोटी अवस्था होती है, ये क्या करती है कि पत्तियों के दोनों पार्टों के बीच में एक सुरंग बनाती है, जो सुरंग सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों इसके नियंत्रण के लिए एक तो टाइमली सोइंग करें, समय पे बुवाई करें। इसकी बुवाई सबसे पहले माने अर्ली स्टेज में ना की जाए। इसकी बुवाई अक्टूबर के लास्ट मंथ में की जाती है, जिससे इसका नियंत्रण किया जाता है। दूसरी, इसकी जो प्यूपावस्था होती है वो पूर्व में उगाई गई क्रॉप के इन पे रहती है, तो इसके लिए स्वच्छ खेती की करें। और इसके अलावा दूसरी जो रहती है फली भेदक के लिए अपन इसका जो फली बनने से पहले इसका अटैक होता है। ठीक, इसके अटैक फली बनने से पहले इसका अटैक होता है। इसका फर्स्ट अटैक जब इल्ली छोटी रहती है तो फ्लावर पार्ट पे करती है, और जैसे ही फली बनने लगती है तो उसमें फली के अंदर इसकी इल्ली जाकर अटैक करती है और विकसित दानों को खाती है। विकसित हो रहे दानों को कम्प्लीटली खा लेती है, जिससे उससे इल्ली के द्वारा खाया गया मटेरियल निकलता है, तो वो एक वाइट कलर का दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई मटर की एक तो अर्ली सोइंग ना करें, दूसरी खेत की सफाई करें, गर्मी में गहरी जुताई करें, और इसके नियंत्रण के लिए NS की नीम की नवाली से निकाला गया तो इसका 5% के हिसाब से स्प्रे करें, या नीम ऑयल का 5 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर अच्छे से छिड़काव करें। दूसरा, कुछ केमिकल्सों का रासायनिक कीटनाशकों का यूज होता है। इसके में जैसे फर्स्ट में इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा आता है स्पाइनोसेड का 200 या इससे अधिक ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। जितने भी सकिंग पेस्ट रहते हैं, जैसे काली माहू की पहचान के लिए इसके जो निम्फ रहते हैं, छोटी अवस्था रहती है, वो पीली और हल्की काली रहती है। जैसे जैसे इसकी अवस्था बढ़ती जाती है तो ये संपूर्ण रूप से काली दिखाई देती है। इनके द्वारा फसल में दोनों अवस्थाओं से हानि पहुंचती है। जैसे माहू की निम्फ अवस्था एवं उसकी प्रौढ़ावस्था और निम्फ अवस्था क्या करती है कि पत्ती एवं तना से उसके रस को चूसती है। रस चूसने से पत्ती हल्की भूरी येलो हो जाती है, जिससे कि फसल में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता और फली में अच्छे से पोड में सीड विकसित नहीं होता है।
जिससे मटर की पैदावार में कमी आ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, जैसे कि अपन जैविक में देखें, जैविक कीटनाशकों में देखें तो अपन नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं, 5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। दूसरा किसान भाई, इसको अपने घर पे भी स्वयं निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए 5 किलो नीम की निवाली लें, उनको अच्छे से कूट कर एक 100 लीटर पानी में रात भर के लिए भिगो कर रखें। इसके बाद उन्हें अच्छे से छान लें और 100 लीटर को स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने हिसाब से 1 हेक्टेयर के लिए या 1 एकड़ या 1 बीघा के लिए अपने हिसाब से मात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके दूसरे रासायनिक कीटनाशकों में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे डाइमेथॉइड है 1 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रोफेनोफॉस का कर सकते हैं, इमिडाक्लोरोपिड 0.2 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से किया जा सकता है छिड़काव। और ऐसे ही थ्रिप्स है, ये भी क्या करता है, पत्ती में ये थोड़ी सी पत्तियों पर, मटर की पत्तियों पर खरोंच करता है। खरोंच करने से क्या है, मटर की पत्तियों से जो रस निकलता है उसको चूसता है, जिससे खरोंच होने से पत्तियां हल्की ब्लैक हो जाती हैं। पत्तियां ब्लैक होने से वो इनकी पैदावार कम हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई, एक तो जो जैविक कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। नीम की निवालियों द्वारा बनाया गया पदार्थ होता है, कीटनाशक होता है, उनका 5% के हिसाब से यूज कर सकते हैं। दूसरा, नीम ऑयल का भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक कीटनाशकों में जैसे आपको बताया है, डाइमेथॉइड 1 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। इमिडाक्लोरोपिड 0.25 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जैसे नीम निवाली के अपन घर पे भी स्वयं के द्वारा इसका निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 kg नीम की निवालियों को अच्छी तरह से कूट कर उन्हें एक रात के लिए भिगो कर रखते हैं। 5 kg नीम की निवालियों को 100 लीटर पानी में एक रात के लिए अच्छे से भिगो कर रखते हैं। जैसे ही आपको जितनी इस पदार्थ की इस कीटनाशक की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितनी मात्रा हमें 1 हेक्टेयर, 1 बीघा या 1 एकड़ के हिसाब से अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। इसके बनाने के लिए आपको नीम की निवालियों को अच्छे से कूटना पड़े फर्स्ट। दूसरी, इसको एक रात के लिए आपको 100 लीटर पानी में भिगो कर रखें, तो इसके द्वारा 100 लीटर कीटनाशक को बना सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी प्रकार के कीट, चाहे वो रस चूसक हों या फली भेदक हों या लीफ फीडर, लीफ की पत्तियों को खाने वाले, इसके द्वारा कीट की प्रारंभिक अवस्था में आसानी से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इसके नियंत्रण के द्वारा एक तो जो अपना वातावरण है वो शुद्ध रहता है और मनुष्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए इसकी से हानि नहीं होती है। ये वातावरण के लिए बहुत ही कम विषाक्तता यानी कि हानिकारक होते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध एवं स्वच्छ बना रहता है। इसके नियंत्रण में, और जैसे मटर में सभी मेनली यही सामान्य कीट रहते हैं जिनके द्वारा कीटों के द्वारा बहुत कम हानि होती है। इसमें मैक्सिमम दो प्रकार के कीट रहते हैं, सकिंग पेस्ट एवं ये अपने लीफ फीडर या लीफ पत्ती को मोड़ने वाले कीट। तो इसकी जैसे बताया है कि जो मेन की प्रमुख कीट होता है, इसके प्रमुख कीट में एक तो अपना मटर फली छेदक रहता है, दूसरा कीट लीफ सुरंग करने वाला। तो सबसे ज़्यादा हानि होती है वो होती है लीफ सुरंग करने वाले से। इसमें क्या होता है कि लीफ पर वाइट रंग की सुरंग बन जाती है, जिससे क्या है प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। प्रकाश संश्लेषण ना होने से फली डेवलप नहीं होती है, फ्लावर कम आते हैं। फ्लावर कम आने से क्या पोड भी कम बनते हैं, और पोड ना बनने से उनमें जो सीड विकसित होते हैं वो बहुत कम मात्रा में विकसित होते हैं। ठीक, नमस्कार किसान भाई। अभी मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है
मटर की फसल में आप इसका उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक पैदावार उगाएंगे। नमस्कार किसान भाई। किसान भाइयों, यहाँ पे हमने जाना है हमारे एक विषय के बारे में, जो कि था मटर में किस प्रकार से कीट प्रबंधन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का। आप बने रहिए क्योंकि कार्यक्रम में चर्चा अभी जारी है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन में आज का हमारा जो पहला विषय था वो था मटर में कीट प्रबंधन, और अब जो हमारा विषय है वो है प्राकृतिक खेती। यूँ तो हमारी सरकारें कई प्रयास कर रही हैं कि हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों, क्योंकि जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं इससे हमारी और हमारी मिट्टी दोनों की ही सेहत को बहुत नुकसान हो रहा है। तो प्राकृतिक खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, आइए हम जानते हैं हमारी इस क्लिप में। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है
और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है।
मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने 5 क्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 लाख तक मतलब आ जाती है। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એ સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। किसान भाइयों, यहाँ पे हमने 2 विषयों के बारे में जाना है और अब यहाँ पे समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का। खबरें खेती की में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। कृषि नवाचारों में मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बनाएगा। CIAE भोपाल में 48वां स्थापना दिवस का आयोजन। पूसा बासमती धान की नई किस्में और JNKVV में 16वां दीक्षांत समारोह। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे कृषि नवाचारों में मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बनाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि G20 के कृषि समूह की बैठक में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नीला गेहूं, शुगर फ्री आलू और बीज बैंक के रूप में हुए नवाचारों ने ध्यान आकर्षित किया है। हमारे किसानों द्वारा की गई यह पहल प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इंदौर में G20 देशों के कृषि समूह की बैठक हुई, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सम्मिलित होने के लिए देश के स्वच्छतम शहर इंदौर आए अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया गया। हेरिटेज वॉक में अतिथियों ने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सराहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात में पूरे देश में प्रथम है। साथ ही काले गेहूं के निर्यात के बाद अब नीले रंग के गेहूं का उत्पादन भी प्रदेश में शुरू हो चुका है। वहीं बेकरी उत्पादों में काम आने वाले नीले गेहूं की मांग दूसरे देशों से भी आ रही है। सिमरौल की सुश्री निशा पाटीदार ने विशेष प्रकार के शुगर फ्री आलू का उत्पादन आरंभ किया है। विलुप्त हो चुके मोटे अनाजों का बीज बैंक विकसित करने वाली डिंडौरी की लहरी बाई ने भी G20 सम्मेलन में अपना स्टॉल लगाया है। श्री अन्न का यह बीज बैंक विदेशों से आए प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नवाचार जारी है, इसमें भी हम रिकॉर्ड बनाएंगे। CIAE भोपाल में 48वां स्थापना दिवस का आयोजन होगा। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा 48वां स्थापना दिवस संस्थान मनाया गया है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर CR मेहता ने सभी गणमान्यों का स्वागत किया एवं विगत वर्षों में संस्थान द्वारा विकसित हुई मशीनों एवं तकनीकियों का विवरण देते हुए उपलब्धि पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एन. झा उप महानिदेशक रहे। डॉक्टर एस.एन. झा ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल का कृषि एवं देश निर्माण में भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्थान द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए बधाई भी दी। डॉक्टर झा ने संस्थान में विकसित तकनीकियों के नवीनीकरण पर भी विशेष ध्यान देने पर जोर डाला। डॉक्टर झा द्वारा संस्थान के नए मुख्य गेट का अनावरण भी किया गया। पूसा बासमती धान की नई किस्में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2 से 4 मार्च 2023 में आयोजित किया जाने वाला है। इस बार पूसा कृषि विज्ञान मेला मुख्य रूप से श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा थीम पर आधारित रहेगा। पूसा कृषि विज्ञान मेले में पूसा बासमती की नई किस्में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1885 के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। ये तीनों नई किस्में झोंका और झुलसा रोग प्रतिरोधी हैं और इन किस्मों का बीज मेले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध इन्हें कराई जाएगी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का 16वां दीक्षांत समारोह मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री जी की अनुमति से कुलपति डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गरिमामय कार्यक्रम संपन्न हुआ है। दीक्षांत समारोह को गरिमा प्रदान करने के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री श्री कमल पटेल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मध्य प्रदेश शासन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर R.C. अग्रवाल ने दीक्षांत भाषण दिया। दीक्षांत समारोह में कुल 611 छात्र छात्राओं को उपाधियां, नगद पुरस्कार के साथ ही स्वर्ण पदक आदि से सम्मानित किया गया। इनमें 22 को स्वर्ण पदक एवं नगद पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। 45 छात्रों को PhD व 544 स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। आज के इस अंक में कृषि दर्शन में हमने विविध प्रकार के जो विषय हैं उनके बारे में जाना, जहां एक और हमने जाना कि किस प्रकार से मटर में कीट प्रबंधन कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हमने जाना है प्राकृतिक खेती के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।